चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? एक बार कोई अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए था कि मुझे भी सुनाई दे, आपकी आवाज मुझे आ रही है नहीं। चलिए ठीक है, आ रही है। चलिए, आज आप लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा, गैस स्टेट। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक मूल कॉन्सेप्ट के बारे में इंट्रोडक्शन केवल दूंगा, क्योंकि उसको हम लोग अपने चैप्टर्स में यूज करेंगे। ठीक, तो पहली बात ये बेटा कि आपको मूल कॉन्सेप्ट वाला बिल्कुल जो बेसिक मैं भी बताऊंगा, आपको जिस पॉइंट पे डाउट होगा आप तुरंत माइक अनम्यूट करना और क्वेश्चन पूछ लेना। और जब मैं पूछूंगा कि हो गया या नोट डाउन कर लिया या नहीं कर लिया, या फिर जब आप नोट डाउन कर लेना तब डन लिख करके मैसेज कर देना, ठीक है? या फिर माइक अनम्यूट करके बोल देना कि सर नोट कर लिया। बच्चा आप डन लिख करके टेक्स्ट कर देना, मैं बता दूंगा उसके बाद, ठीक है? तो अभी हम लोग आपका स्टार्टिंग में फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, गैस स्टेट स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, आपको जो भी फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है, उसका क्वेश्चन का अप्रोच हमेशा मैथमेटिकल टाइप का होता है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट करना है, किस पॉइंट पे आपको क्या डाटा गिवन है, ठीक है, उसको कैसे इवेलुएट करना है, ये सब चीजों पे आप ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो आप उस चीज के भी हेडेक मत लीजिएगा, ठीक है? आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट सही से होने चाहिए। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन फील आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप जो कर रहे हो ये सही तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कोई भी इक्वेशन या फॉर्मूला हम अप्लाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है? इस चीज में आप क्लियरिटी रखिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें रखिएगा कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, ठीक है? और बाकी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लेक्चर के बीच में माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है? और भी ज्यादा अगर प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आ रहा उस पॉइंट में, तो ज्यादातर आप अपने डाउट्स लेक्चर में के बीच में ही क्लियर कर लेना, अभी आपका स्टार्टिंग फेज है। अदरवाइज आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। तो ग्रुप में क्या होता है, मेरे रिस्पॉन्स वगैरह मैं कम देता हूँ, ठीक है? लेकिन बट आपका न्यू बैच है, बिल्कुल आपका सेपरेटली बना हुआ है, तो मैं आपके ग्रुप को रेगुलरली देखूंगा, ठीक है? ग्रुप में आपको डिस्कशन कैसे करना है वो मैं आपको लोग को बता दे रहा हूँ। जिस बच्चे को कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा वो अपना क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट कर देगा, जिस बच्चे को वो क्वेश्चन आता हुआ रहेगा वो सोल्यूशन अपना पोस्ट कर सकता है, ठीक है? तो जिस बच्चे ने डाउट पोस्ट किया है, अगर उस सोल्यूशन से इसको समझ में आ गया है तो ठीक है, अदरवाइज उस ग्रुप में कमेंट करके आप लिख देना मेरा नाम डीपी है, डीपी सर आप एक बार इसको क्लियर कर दो। तो अगर मैंने जब भी इसको मैं देखूंगा मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर मैं अगले लेक्चर में उस क्वेश्चन को लेकर के आपको समझा दूंगा, ठीक है? तो इस टाइप से क्या होगा कि आपका क्लास में एक्स्ट्रा टाइम बचेगा डाउट पूछने का, और दूसरी बात आपस में आप लोग का इंटरेक्शन भी होगा, क्योंकि यही चीज आपकी ऑफलाइन क्लास में भी होती है कि हमें अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा था तो जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि टीचर ने जो पढ़ाया वो सबको समझ नहीं आता है। कई बार फ्रेंड्स अच्छा समझा देते हैं टीचर के कंपेरिजन में, तो आप ग्रुप में पोस्ट करोगे, ठीक है? तो ऑनलाइन टाइप के फ्रेंड हो गए और क्या क्लास फेलो हो गए, तो आप उसे पोस्ट करना, हो सकता है कि मैंने जो समझाया उससे बेटर आपको समझा दें। तो ऐसा डरना मत कि मतलब ग्रुप में अगर आपने छोटा सवाल पूछ लिया तो किसी दोस्त के सामने बेइज्जती होगी, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है? टीचर भी इंसल्ट करता है तो उसको पता होता है कि कितनी इंसल्ट करनी है। आप ये सब चीजें मान के चलना कि होगा सब कुछ। अब आप हायर क्लास में पहुंच गए हो, अब आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस रखना है, सीखने पे, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। किससे सीखना है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? चाहे टीचर से सीखो, चाहे बच्चे से सीखो, चाहे पापा से सिखाए, चाहे मम्मी से सिखाए, कोई भी सिखाए। अगर टीचर का समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो उससे दोबारा पूछो, नहीं समझ में आ रहा तीसरी बार पूछो, नहीं समझ में आ रहा किसी बच्चे से पूछ लो कि भाई किसी को ये डाउट है, ये क्वेश्चन है, किसी को कुछ और तरीके से समझ में आता है, आया है क्या, तो वो अपने तरीके से समझा देगा।
अगर उससे भी नहीं आया था फिर मुझसे पर्सनली कॉल करके डाउट अपने क्लियर कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सब लोग अपने 10th के एक बार मार्क्स मुझे प्राइवेटली मैसेज कर दो कि किससे कितने कितने मार्क्स आए हैं। बेटा ये ऐप यूज करना तो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सीख ही गए होगे ना आप लोग, कि प्राइवेट मैसेज कैसे करते हैं। ठीक है चलिए, कुछ लोग आया, दिवेश का आया, सुहानी का गया। कितने लोगों ने मैसेज किया? 3 3 6 8 2 10 लोग हैं बेटा, सिर्फ 6 7 लोग ये मैसेज आए, बाकी लोगों ने नहीं किया। ठीक है, 1 2 3 4 5 8 लोग क्या है, 2 लोग रह गए अभी। बेटा जल्दी अपना मार्क्स मैसेज करो। सर एक बार बताइए सर, क्या मैसेज करना है? नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। बेटा मैंने कहा था अपने मार्क्स 10th बोर्ड के प्राइवेटली मुझे मैसेज कर दो बस। चलिए ठीक है, तो काफी ज्यादा परसेंटेज है आप लोगों के, काफी अच्छे से मार्क्स है सबके। चलिए ठीक है, गुड, काफी बढ़िया है। चलिए इसमें सभी लोग सीबीएसई बोर्ड से ही पढ़े या कोई और भी बोर्ड है? कोई एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के अलावा? सीबीएसई, चलिए ठीक है, फिर तो थोड़ा बहुत आपने मोल का इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तब भी टेंशन मत लेना, ठीक है, मैं सब पढ़ाऊंगा। नहीं भी समझ में आया होगा वहां पे तो यहाँ पे समझ लेना, यहाँ मत छोड़ना, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आपके मूल कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक। उससे पहले कुछ चीजें हम, मतलब मूल कॉन्सेप्ट का सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट का, आपका चैप्टर का नाम है गैसेस स्टेट। अब ये प्रॉब्लम है कि हम मोल की कुछ टर्म्स यूज करेंगे, तो मोल की कुछ अब बेसिक चीजें जान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक आता है, टर्म आती है, आपने पढ़ा होगा एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास। मान लीजिए अगर मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट पूछता हूँ तो आप क्या लिखोगे? 1 AMU। हीलियम का आपसे पूछो तो क्या लिखोगे? 4 AMU। ऑक्सीजन का अगर आपसे पूछो तो क्या लिखोगे आप? 16 AMU। AMU का फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। चलिए हमें एक चीज पता है कि मास को किसमें मेजर करते हैं, या तो ग्राम में या तो किलोग्राम में। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज है? कोई बताएगा? या फिर 1 AMU में अगर ये एक रिप्लेसमेंट है तो आप बताओ कि इसको ग्राम या किलोग्राम में अगर लिखना हो तो क्या वैल्यू लिखते हैं? 1.6 into 10 to the power minus 21 ग्राम।
-20। 27। ठीक है। 1 AMU की जो वैल्यू आती है वो होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये 1 AMU की वैल्यू आती है। ये यूज हमने क्यों किया? तो इसका सबसे पहला रीजन, एटम का साइज बहुत छोटा है, ठीक है, इसका मास ग्राम किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जैसे दो स्टार्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं ना। एक स्टार आपका यहाँ चमक रहा है, एक स्टार यहाँ चमक रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हम किलोमीटर में क्यों नहीं बात करते? उसका रीजन ये है कि एक बहुत बड़ी यूनिट रहेगी। तो 1 लाइट ईयर का मतलब कितना होता है, कितना डिस्टेंस हो जाता है? 1 लाइट ईयर का मीन एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो वेलोसिटी उसकी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक साल में कितने सेकेंड होंगे? 365 दिन होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 60 सेकेंड होते हैं। मतलब ये टोटल डिस्टेंस आपकी किसमें? मीटर में। इसलिए लंबी चौड़ी वैल्यू को हमने किसमें रख दिया? सिर्फ 1 से रिप्लेस कर दिया। इससे आसानी क्या होती है कि हमारी कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, हमको याद करने में आसानी होगी, फैक्चुअल वैल्यू किताब में पुट करने में आसानी होगी। इसलिए हम कैलकुलेशन किसमें करते हैं? लाइट ईयर में। वही AMU भी हमने इसीलिए डिफाइन किया था कि एक यूनिट हमने डिफाइन किया जो हमारे छोटे से मास अमाउंट को एक यूनिट डिफाइन कर सके। तो उसको हमने क्या नाम दिया था? एटॉमिक मास यूनिट। एक और टर्म लिखते हैं यू, इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मास। अब कुछ साइंटिस्ट प्रवृत्ति के लोग होंगे, वो कहेंगे इसका यूज सर सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट में करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। IPSC कहता है कहीं भी लगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यू भी लिखा हुआ मिलेगा, AMU भी लिखा हुआ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए ये नोट कर लिया हो तो फिर आगे चलें कि ये वैल्यू कैसे आती है। देखिए अब 1 AMU की वैल्यू कैसे आई, मतलब ये वैल्यू हमें कैसे पता चला कि इसके बराबर है? ये अपने मर्जी से तो ऐसा तो था नहीं कि रैंडमली हमने कुछ भी उठा लिया। तो इस वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया। ये कैलकुलेट कैसे किया कि देखो 1 AMU को हमने डिफाइन क्या किया, 1/12 इंटू मास ऑफ C12 आइसोटोप। समझिएगा ये लिखा क्या हुआ है, देखिए C12 आइसोटोप का मतलब कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, जैसे 12 वाला भी होता है, 14 वाला भी होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। तो आपने सुना होगा एक टर्म कार्बन डेटिंग, ठीक है, मतलब डायनासोर का जब एज पता लगाते हैं ना कि बिलियन ऑफ ईयर्स पहले ये था, तो ये हम कार्बन डेटिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो वो कार्बन 14, तो ये कार्बन और ये भी कार्बन दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप किसे कहते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, बट मास नंबर डिफरेंट। अभी समझेंगे मास नंबर क्या होता है, अभी समझेंगे। मास नंबर के लीजिए, एटॉमिक मास के लीजिए, अभी दोनों समझेंगे। मास नंबर हमारा क्या हो? डिफरेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया कि एक C12 एटम लिया, सिर्फ एक, ठीक है, एक C12 एटम का मास निकाला और इसको 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक C12 हमने एटम लिया और उसको 12 से डिवाइड कर दिया। 12 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं मास 1 AMU। अब एक C12 एटम का जब हमने मास निकाला तो वो आता है 1.96 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। अब इसको आप 12 से डिवाइड करो, देखो ये वैल्यू आएगी। तो 1 AMU अगर निकालना हो तो इसको 1.96 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23
तो सॉल्व करो कितना आएगा, 12 कम 12 7, 12 छक्के 72, 0.16 7, 12 छक्के 72 4 और 12 3 बता अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, टू 10 टू माइनस 23 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1.67 कैलोरी 66 इंटू 10 टू माइनस 24 ग्राम। आपको कई जगह 1.96 मिलेगा, कई जगह आपको 1.99 भी मिलेगा, कोई बात नहीं, हमें कोई इतना बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि 1 AMU की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी होती है। ठीक है, अब कुछ लोगों ने 1 AMU की वैल्यू 1/Na पढ़ा होगा, 1/Na ग्राम होता है, वो भी मैं अभी कैलकुलेट करके बता दूंगा वो कैसे लेके आते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। हाँ बोलो। सर आई हैव अ डाउट सर। सर इसमें हम कार्बन 12 का ही क्यों लेते हैं, हम कार्बन का ही क्यों लेते हैं, इसमें दूसरे किसी एटम का क्यों नहीं लेते? आपकी मतलब कार्बन ही क्यों यूज किया? आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, दोबारा से पूछो। अपना डाउट दोबारा पूछो। सर मतलब हम ये कार्बन का ही क्यों लेते हैं, दूसरे किसी एटम का क्यों नहीं लेते? अच्छा, दूसरा एलिमेंट बेटा लिया था हमने इससे पहले, जब इससे पहले का जब हम ये सर आपने 19वीं 1 सेंचुरी कार्बन में का ये कार्बन 12 हमने यूज करना शुरू किया था, मतलब ऐसे पहले स्टार्टिंग 20वीं सेंचुरी से, उससे पहले हम ऑक्सीजन यूज करते थे। कार्बन हमने ये इसलिए यूज करना स्टार्ट कर दिया कि क्योंकि आपके नेचर में मोस्ट एबेंडेंट है, आपको कार्बन हर जगह मिल जाता है, रेफरेंस में हमने कार्बन ले लिया। पहले हम मानते थे कि ऑक्सीजन हमारा मोस्ट एबेंडेंट है, बताओ हमारे नेचर में एटमॉस्फेयर में 21% मिलता था, तो पहले हमने रेफरेंस ऑक्सीजन को कंसीडर कर रखा था। ठीक है, उससे पहले आई थिंक हाइड्रोजन हमारा रेफरेंस एटम था, तभी हमारा कार्बन एटम रेफरेंस है, क्योंकि पूरी की पूरे मतलब आपको हर जगह कार्बन ही कार्बन मिलेगा, ह्यूमन से लेकर के नेचर में सब जगह कार्बन मिलता है, इसलिए हमने कार्बन को अपना रेफरेंस एटम बनाया। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, एक मिनट रुकिए। चलिए, नोट कर लिया बेटा सबने, आगे चले। अब एक चीज हम लोग बढ़ते हैं कि वन मोल क्या होता है एग्जैक्टली। वन मोल, तो इसको बेटा आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है, नाम लंबा चौड़ा है, मोल है, लेकिन इसको आप ना कभी भी हमेशा जब भी रिलेट करना होगा आप दर्जन के साथ रिलेट कर सकते हो। ठीक है, एक दर्जन का मतलब हमें पता है कि क्वांटिटी में या यूनिट्स में 12 यूनिट होते हैं, ऐसे ही सिंपल एक मोल भी एक नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं मोल की बात करूं तो इसका मतलब 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.02 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। यूनिट्स में कुछ भी आ सकता है, यानी पार्टिकल भी आ सकता है, मॉलिक्यूल भी आ सकता है, एटम्स भी आ सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपका सब्सटेंस हो, वो 1 मोल सिंपल एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, इस नंबर को हम क्या कहते हैं? अवोगाड्रो नंबर कहते हैं, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका Na से लीजिए, इसके n बड़ा सा, इसके टांगों में बड़ा वाला a है, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? अवोगाड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि 1 मोल ऑफ पेन, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पेन हमारे पास प्रेजेंट है।
ठीक है, जैसे मैं कहूँ 10 पेन, 20 पेन या 30 पेन है हमारे पास, तो वैसे अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 1 मोल पेन है, इसका मतलब ये हुआ मेरे पास 16.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पेन मेरे पास। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये ध्यान रखना आप, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ यूनिट्स रिप्रेजेंट करता है, इसके अलावा कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, अब दूसरी बात फिर इसमें ये आती है कि 1 मोल हमें ये जो वैल्यू मिली है 6.02 इंटू 10⁻23, ये कैसे हमें मिला है? किसी को डेफिनेशन पता है 1 मोल की? बेटा किसी को 1 मोल की डेफिनेशन पता है? Particles present in 12 gram of carbon 12 atom. हाँ बिल्कुल सही आंसर। 1 मोल क्या रिप्रेजेंट करता है आपको कि जब हमने C12 के 12 ग्राम लिए, उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ एटम जितने प्रेजेंट होंगे, तो 1 मोल क्या डिफाइन करता है? टोटल नंबर ऑफ C12 एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। तो बेसिकली 1 मोल हमने नंबर कैसे निकाला, तो वैसे समझो कि मान लो हमने एक नमक लिया, एक नमक के लिए नमक ले लिया, नमक का हमने 12 ग्राम वेट मेजर कर लिया। ठीक है, नमक का हमने 12 ग्राम वेट मेजर किया, उस 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ नमक के पार्टिकल थे हमने एक एक को करके काउंट कर लिया। दोबारा समझिएगा, 12 ग्राम हमने नमक वेट किया, उस 12 ग्राम नमक को हमने एक एक पार्टिकल को काउंट कर लिया और उसको हमने कह दिया 1 मोल के बराबर। ठीक है, तो ऐसे ही इसको भी हमने क्या किया, हमने 12 ग्राम कार्बन ले लिया, C12 के 12 ग्राम एक डब्बे में भर के ले लिया। इसके बाद हर एक कार्बन 12 आइटम को हमने काउंट कर लिया कि 12 ग्राम में टोटल कितने C12 आइटम आए हैं, इसको हमने 1 मोल कहा। एक तो पहला मेथड ये, मतलब ऐसे कर सकते थे कि हमने 12 ग्राम किया, हर एक आइटम को हमने काउंट कर लिया, तो जितने नंबर ऑफ C12 आइटम आए ये आपका 1 मोल हो गया। अब यूज कैसे कर सकते हैं इसे कि अब कैलकुलेशन में तो ऐसा तो किया नहीं होगा उन्होंने कि 12 ग्राम तोड़ने के बाद एक एक आइटम काउंट किया होगा। उन्होंने किया क्या था वो समझिएगा। तो 1 कार्बन एटम का, 1 C12 एटम का मास कितना होता है, 1.96 या फिर चलिए 1.97 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं इस एरो को उल्टा लेके जाऊं, इसका मतलब 1 ग्राम में कितने कार्बन एटम होंगे, तो आप क्या बताओगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.96 इंटू 10⁻⁻23 C12 एटम। ठीक है, दैट मीन्स 12 ग्राम में कितने आएंगे, तो 1.96, इसको 99 निकल दो थोड़ा अच्छा रहेगा बेटा, वो पीछे भी 1.99 कर लेना, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई बाई 12। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट 6.02 आएगा, तो ये 10⁻⁻23 इसको ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 12 ग्राम ऑफ C12 कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 C12। ठीक है, तो अब निकाला हमने C12 एटम के रेफरेंस में कि हमने क्या बोला कि 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। ठीक है, लेकिन यूज हम सबके लिए करेंगे कि अगर हमसे 1 मोल H2 कह दिया, इसका मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2। 1 मोल हमसे O2 गैस कह दिया, दैट मीन 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ O2 गैस। अगर हमसे 1 मोल ऑक्सीजन एटम कहा, दैट मीन 6.02 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम।
चलिए बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है? बेटा अभी से आगे चले। ठीक, चलिए एक और टर्म आता है मॉलिक्यूलर वेट। एक तो एटॉमिक वेट हो गया, मोल के बारे में पढ़ लिया, दूसरा टर्म आता है मॉलिक्यूलर वेट। देखिएगा, सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ all atoms present in a molecule। सबसे पहले समझो मॉलिक्यूल क्या होता है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ हीलियम की, तो बेटा ये हीलियम का एक एटम है, मतलब सिर्फ वन एटम है। अब मैं अगर बात करता हूँ H2O की, तो ये H2O का वन मॉलिक्यूल है। दोबारा से समझो, एक और एग्जांपल है, अगर मैं सिर्फ अकेला ऑक्सीजन लिख रहा हूँ, यानी ये वन एटम ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक, अगर मैं O2 लिख दे रहा हूँ, दैट मीन्स दैट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मैं O3 लिख दे रहा हूँ, दैट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। ठीक है, तो मॉलिक्यूल और आइटम में आप डिफरेंस हमेशा समझ के रखिए। जो इस टाइप का फॉर्मूला लिखा होगा ये मॉलिक्यूल होगा, जब अकेला आएगा, चीज एलिमेंटल फॉर्म में आएगा, तो वो क्या होता है, आपका एटम होता है। अब हम बात कर रहे हैं आपके मॉलिक्यूलर वेट की। ठीक है, तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर आएगा? तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वेट। इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम है? सिर्फ 1। तो हाइड्रोजन के एटम है और ऑक्सीजन के एटम है। हाइड्रोजन कितने एटम है? 2 है। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16। ठीक है, 2 एटम्स का मिला के मास कितना हुआ? 2, और इसके 1 एटम का मास कितना हुआ? 16। टोटल मास कितना हुआ? 2 + 16 को जोड़ दो, कितना आया? 18 AMU। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि AMU अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे टर्म आ रही है एटॉमिक मास यूनिट, तो फिर ये मॉलिक्यूल के लिए कैसे सही है? IPSC ने इसकी जगह कन्वेंशन दिया कि U यूज कर लो भाई, मॉलिक्यूलर वेट यूज कर लो तो 18 U लिख देना, यूनिफाइड मास। बाद में IPSC ने AMU को बदल के U में कर दिया। तो आपको AMU लिखा रहे चाहे U लिखा रहे, दोनों सही है। तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर आया? 18 AMU या फिर 18 U के बराबर है। अब बात करते हैं O2 की। O2 का मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर आएगा? आप लोग मैसेज करो, टेक्स्ट करो जल्दी फटाक से, O2 और O3 दोनों का। फिर मैं बाकी आपको कुछ क्वेश्चन एक और करा। बत्तीस और 48। ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16, इसमें कितने ऑक्सीजन एटम है? 2। टोटल मास कितना होगा? 32 U। इसमें 3 ऑक्सीजन एटम है, टोटल मास कितना होगा? 48 U। दैट इज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूँ मॉलिक्यूलर वेट पे। और एक आपके लिए आज का होमवर्क है, 1 से लेके 20 तक के पीरियड टेबल के, 1 से लेके 20 तक एटॉमिक वेट याद रख देना, हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक का।
सी टेबल नहीं है तो अपनी 9th-10th की किताब उठाना, उसमें मिल जाएगा। 11th की किताब उठाओगे उसमें मिल जाएगा एनसीईआरटी में। और एनसीईआरटी अगर खरीदी नहीं है तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाओ, ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ फाइल फ्री मिल जाती है। और ऐसा भी नहीं, फोटो वाली रहती है, अच्छी अच्छी खासी पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको बढ़िया वाली, तो आप वहां से भी देख के याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। सपोज H2SO4 का उससे मॉलिक्यूलर वेट पूछता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, टोटल एटम कितने हैं हाइड्रोजन के 2, प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32, कितने एटम में, सिर्फ एक ही एटम है 32 × 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, कितने हैं टोटल 4 है 16 × 4 64, यानी 2 + 32 + 64, टोटल वेट कितना है 98 AMU, या फिर कह लो 98। अगर इस पार्ट पे किसी कोई प्रॉब्लम है तो यही पूछ लो, और नहीं प्रॉब्लम है तो फिर मैं क्वेश्चन आपको करने के लिए दूँ। सही है, चलिए फिर क्वेश्चन लेके सब लोग। CH3CWH का मॉलिक्यूलर वेट बताइए। नेक्स्ट आपका CuSO4.5H2O। कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5, सल्फर का मैंने आपको बता ही दिया 32, बाकी के आपको पता है। नेक्स्ट है आपका C6H12O6। अगला है आपका CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40। नेक्स्ट वन आपका समझ जाएगा, ये होल ट्वाइस है, HNO3। नेक्स्ट वन आपका है SCPO4, फॉस्फोरस का होता है 31। चलिए आप इतने पार्ट का आंसर बताइए।
चलिए डन। तो बता रहा हूँ, कार्बन का एक कार्बन है तो कार्बन का मास होता है 12 प्लस टोटल हाइड्रोजन कितने, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे है, यानी 4, 4 इंटू 1 प्लस कार्बन देखिए एक यहाँ पे भी था, 2 यहाँ मतलब 1 यहाँ पे, टोटल कार्बन कितने थे, 2 इंटू 12, 4 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितने बेटा, 2 हैं, यानी 16 इंटू 2, 12 दूनी 24 प्लस 4 प्लस 52 यानी कितना होगा 60। बेटा इस पार्ट में किसी कुछ पूछना है? चलिए कुछ नहीं पूछना, ठीक है ठीक। कॉपर सल्फेट वाले का चलिए बताइए मास कितना है बेटा, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या है। 239.5। 239.5। चलिए कॉपर का देखते हैं, 63.5 प्लस सल्फर कितना, सिर्फ एक है यानी 32 प्लस ऑक्सीजन 4 यहाँ है 5 यहाँ, टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए 9, 9 इंटू 16 प्लस हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 5 3 10 यानी प्लस 10 इंटू 1, वाइड कर लीजिए 63.5 32 144 एंड 0.5 43729 14 249.5। ठीक है, इसका अगर आप मास निकालें कितना आएगा, 12 कार्बन का मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 12 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 इंटू 6, इसको आप ऐड करोगे तो 72 प्लस 12 प्लस 96, आप टोटल सम करो तो इसके बराबर आएगा 96 प्लस 400 यानी 180। चलिए इसका बताइए मार्क्स कितना आएगा, सब लोग टेक्स्ट कीजिएगा। बाकी लोग का क्या आंसर है, सचिन 74, ठीक है 74 से पाए, ठीक है 74 आएगा, 40 इंटू 1 प्लस 16 और 1 17 का 2 टाइम्स है यानी 34 कर दिए, कितना गया टोटल 74। HNO3 का 48, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 प्लस 14 प्लस 48 49 7 110 63 और SCPO4 का 3 प्लस 31 प्लस 64 दैट इज 64 प्लस 18, ठीक है 98 है ये, 984 नहीं है 98 यू। चलिए यहाँ तक आपको आ गया समझ में, आगे चलते हैं। बेटा किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? चलिए इसके बाद हम निकालना सीखते हैं आपका नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एक टर्म पढ़ते हैं मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस in grams is called molar mass। चलिए अब आप लोग में से मुझे ये आंसर बताइए, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ 2 ग्राम टेनिस बॉल।
आंसर बताइए इसका कितना आएगा। बताइए बेटा, किसी कुछ आंसर है इसका। 2 × 6.02 × 10⁻23 ग्राम। ठीक है, सही आंसर है। तो मोलर मास का मतलब है कि हम 1 मोल सब्सटेंस लेंगे और उसका मास इसमें लिखेंगे ग्राम में। ठीक है, दैट मीन्स अगर इसके मोलर मास की बात करूंगा तो मोलर मास किसके बराबर आएगा, इसके 1 मोल सब्सटेंस यानी 6.02 × 10⁻23 ले लिया, और 1 यूनिट का मास कितना है, 2 ग्राम के बराबर। टोटल मास कितना है, 12.04 × 10⁻23 ग्राम। सर ये समझ में नहीं आया, एक बार फिर समझा दीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ 10 बॉल का मास कितना आएगा तब क्या बताओगे। सर एक बार रिपीट करना सर। मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर एक टेनिस बॉल का मास 2 ग्राम है तो 10 टेनिस बॉल का मास कितना आएगा। 20 ग्राम। क्या किया आपने, 10 का मल्टीप्लाई किया ना, इसीलिए मैं पहले ही कह रहा था कि आपको ये एक सिर्फ नंबर समझना है कि सिर्फ नंबर आपको दिया जा रहा है। आपसे कहा गया मोलर मास, तो मोल क्या एक थोड़ा केमिस्ट्री वाला लगता है तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है कि क्या वैल्यू आ गई। आपको हमेशा इसको कैसे डील करना है, एक नंबर की तरह डील करना है बस। मोलर मास कहने का मतलब ये है कि आपसे ये कह रहा है कि टेनिस बॉल हमने कितने लिए हैं, तो इसका आंसर है 1 मोल के बराबर लिया है। 1 मोल का मतलब 6.02 × 10⁻23 टेनिस बॉल्स लिए हमने। अब पूछ रहा है कि उस टोटल टेनिस बॉल का मास कितना आएगा। समझ में आया क्या क्वेश्चन है। यस सर। ठीक है, तो 1 मोल टोटल है, वो आपका अमाउंट हो गया कि भाई हमने कितने नंबर ऑफ टेनिस बॉल लिए थे, तो आंसर है 1 मोल। या फिर ऐसे आंसर है कि 6.02 × 10⁻23 टेनिस बॉल्स हमने ली थी। हमसे टोटल टेनिस बॉल का मास पूछा है, तो एक बॉल का मास हमको पता है 2 ग्राम है, और टोटल टेनिस बॉल हमें पता है काउंटिंग में कितनी है, और हमने मास निकाल लिया। ठीक है, चलिए। यस हाँ जी बेटा। कुछ पूछना है किसी को। यस सर, पूछा नहीं सर। बोलो। सर ये क्वेश्चन में सर 6.02 सर ये नंबर है, ये गिवन तो क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है। ये क्या लिखा हुआ है मोलर मास। आपको डेफिनेशन में क्या लिखा है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। मतलब जो भी आपने लिया है उसके काउंटिंग में कितना होना चाहिए, 1 मोल होने चाहिए टोटल। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि 1 दर्जन सब्सटेंस, तब तो आप सिंपल समझ जाते क्योंकि हमने रेगुलर यूज किया है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि आपसे पूछा जाए कि मास ऑफ 1 दर्जन सब्सटेंस, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता है ना 12 का आपको मास निकालना है। वैसे सेम एक मोल भी एक नंबर रिप्रेजेंटेशन है कि 1 मोल अगर आपने टोटल काउंट में टेनिस बॉल ले लिया,
अब आपसे पूछ रहा है कि एक मोल टेनिस बॉल का मास कितना आएगा, तो एक मोल टेनिस बॉल का मास हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। अच्छा सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब इसको देखिए मैं आइटम के साथ रिलेट करूंगा, ध्यान से देखना सब लोग, और जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वहाँ बोलना, मतलब ऐसा ना हो कि मैं समझा के निकल जाऊँ फिर पूछे कि सर समझ में नहीं आया। ठीक है, जिस पॉइंट पे नहीं आएगा उस टाइम पे बोल देना। चलो अब मैं कहता हूँ कि एक सोडियम एटम का मास कितना होता है, तो दैट इज 23 AMU होता है। ठीक, अब मैं कहूँ एक मोल Na एटम का मास कितना होगा, तो आप क्या करोगे, या फिर मैं कहता हूँ कि मोलर मास ऑफ सोडियम एटम कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ सोडियम कितने लेने हैं, एक मोल के बराबर लेने हैं। ठीक है, यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सोडियम कितने हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 हमारे पास सोडियम है। ये समझ में आ सकता है, एक मोल सोडियम लेने का मतलब हमें सोडियम का ये पता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सोडियम कितना है, 6.02 इंटू 10⁻23 है। अब एक सोडियम एटम का मास कितना होता है, 23 AMU होता है। हमसे क्या कहा कि मोलर मास किस में रिप्रेजेंट होना चाहिए, ग्राम में रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो इस AMU को किस में कन्वर्ट कर दो, ग्राम में, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻−24 ग्राम। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत परेशानी? रिपीट कर दूं, देखो आपसे क्या कहा हुआ है कि मैंने पूछा कि आप सोडियम एटम का मोलर मास बताओ, तो सोडियम एटम का मोलर मास बताने का मतलब क्या हुआ कि आपने टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम कितने लिए, एक मोल के बराबर। ठीक है, और हमें एक सोडियम एटम का मास कितना होता है ये हमें पता है, एक सोडियम एटम का मास होता है 23 AMU। हमसे कह रहा है कि एक मोल सोडियम एटम का मास बताओ ग्राम के टर्म में। ठीक है, तो हमें एक मोल टोटल अमाउंट पता था, एक सोडियम एटम का मास कितना था 23 AMU। अब हमसे कह रहा है ग्राम में बताने को, हमें पता है एक AMU कितने ग्राम के बराबर होता है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर। हमने रिप्लेस कर दिया। चलिए आप समझ में आया क्या किया है? ठीक है, अब एक चीज हम लोग यहाँ से मैनिपुलेशन और करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस 23 को मैं बाहर ले आऊँ, यहाँ ले आया 23 को, 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 1.66 इंटू 10⁻−24 ब्रैकेट से बाहर मैंने ग्राम लिखा। 10⁻−23 और 10⁻−24 मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 10⁻−1 यानी 23। 1.66 को 6 पर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 36, 3 6 6 36 प्लस 3 39 और 6 1 यानी 9.96 इंटू 10⁻−1 ग्राम। इसको अगर सॉल्व करोगे टोटल वैल्यू से अप्रोक्सीमेट, अगर मैं 9.96 को 10 लिख दूं तो 10 इंटू 10⁻−1 इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आई, 1 के बराबर आई। ठीक है, दैट इज यानी सोडियम का मोलर मास किसके बराबर है, 23 इंटू 1 ग्राम, दैट इज 23। इसका मतलब जो हमने सोडियम का एटॉमिक वेट लिखा था वही वैल्यू आपके मोलर मास में भी होती है, बस फर्क ये रहता है जहां AMU लिखा रहेगा वहां क्या लिख दोगे आप, ग्राम लिख दोगे, बाकी सब सेम रहेगा।
ठीक है, तो आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा कि मास ऑफ Na एटम यानी सोडियम एटम, तो आप क्या लिखोगे 23 AMU। और अगर आपसे पूछता है मोलर मास ऑफ सोडियम एटम, तो आप क्या लिखोगे 23 ग्राम। आया कैसे, मैंने आपको अप्रोच बता दिया कि कैसे फॉलो किया था। चलिए बेटा, किसी को कुछ पूछना, कोई डाउट है? बेटा कहाँ सेम हो गई? बेटा एएमयू कहाँ है दोनों में? इसमें एएमयू है, इसमें ग्राम है। दोनों यूनिट अलग अलग नहीं होंगी। एक में 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम आ रहा था, एक में सीधा 23 ग्राम आ रहा है। दोनों वैल्यू में फर्क नहीं है, मैग्नीट्यूड में सेम, मतलब आगे की इंटीजर वाली वैल्यू सेम है, और अगर आप देखोगे तो ओवरऑल सब कुछ बदल गया है। ठीक है, चलिए अब सभी लोग एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप सभी लोग ऑक्सीजन एटम का मोलर मास निकालो अपनी कॉपी में। 1 मिनट का टाइम है, ऑक्सीजन एटम का सब लोग मोलर मास बताओ। ग्राम। हाँ जी, 16 ग्राम आएगा। तो आपको अगली बार से कैसे याद रखना है कि सभी का मोलर मास किसके बराबर होता है, कि वैल्यू में जो वैल्यू आपको एटॉमिक वेट की होती है वही आपकी मोलर मास की वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए अब कुछ कंपाउंड से आप मुझे मोलर मास कैलकुलेट करके बताइए। CS3, CS2, CS, नेक्स्ट एग्जांपल है CS3, CS2, OH, COH, CS3। आप इन तीनों कंपाउंड से आप मुझे मोलर मास कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा।
आ गया बेटा सबका आंसर? पहले पार्ट का आंसर बताइए क्या आएगा? $44 ठीक है। दूसरे पार्ट का आंसर है बेटा सेकेंड पार्ट का आंसर? $91 ठीक है। 36 और 3 10 5 6 7 43 और 48 हाँ 91 ठीक है। और लास्ट पार्ट का आंसर? 31 12 3 15 17 और 14 31 ठीक है। 31 ग्राम सही है। चलिए परफेक्ट 31 ग्राम लास्ट वाले का आंसर सही है। अब एक चीज और समझते हैं हम लोग। एक टर्म आती है मास नंबर सर और एक एक टर्म आता क्वेश्चन है। है सर। जी बोले बेटा। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ हम इसका डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास निकाल के वही मोलर मास बोल सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। आप बोल सकते हो बस लिखना मत। सर मतलब ठीक है बताओ। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर भी? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप मॉलिक्यूलर मास निकालो। ठीक है। तो जो हाँ सर। मॉलिक्यूलर मास आता है उसकी यूनिट बदल दो, आपका मोलर मास हो गया। नहीं सर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, मोल इनटू एएमयू वाला? नहीं नहीं नहीं, आपसे अब मोलर मास पूछेगा ना तो अब नहीं लगाने की जरूरत है। वो सिर्फ सिखाने के लिए था कि एग्जैक्टली आता कैसे है। ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट भी अच्छा बताया सर। जाता है कि मोलर मास हम ग्राम में लिखते हैं तो सीधा आंसर बोल दो। वैसे बताया कि वो आता कैसे, बस वो आपको यूज नहीं करना है कहीं पे भी। ओके सर। ठीक है। चलिए एक चीज और आपको समझाता हूँ, मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या है, किसी को पता है? मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है? Atomic number is the number of total neutrons or electrons. Or mass एटॉमिक number is the mass number is the total number of protons plus neutrons. मास नंबर तो सही बताया, एटॉमिक नंबर दोबारा बोले, एटॉमिक नंबर बोल रहे थे या कुछ और बोल रहे थे? Number of protons या फिर number of electrons. हाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं। या फिर में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखना। एटॉमिक नंबर हमेशा सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रल के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ठीक जो है। न्यूट्रल की केस में बता रहा था सर। हाँ तो मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि जब भी अब आपसे कोई पूछेगा, मतलब या फिर किसी पेपर में लिखा है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आप सिर्फ क्या टिक करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी मत टिक करना। ठीक है। ओके सर। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं न्यूट्रल वाले केस में। ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन सेम हो सकता है, लेकिन कभी भी एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर कभी नहीं होते हैं। और सेकेंड एक मैंने पूछा था मास नंबर और एटॉमिक मास का डिफरेंस। मास नंबर तो आपने सही बताया, फिर एटॉमिक मास क्या चीज होती है? देखिए मैं समझाता हूँ। सिंपली मास नंबर और एटॉमिक मास, एक में नंबर टर्म यूज कर रहे हैं, एक में एटॉमिक टर्म यूज मतलब एटॉमिक मास टर्म यूज कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, मान लीजिए हीलियम का एटम है। ठीक है। 2 4 है। उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 के बराबर है। और एटॉमिक मास कह लीजिए या फिर मास नंबर कह लीजिए, इस केस में दोनों की वैल्यू किसके बराबर आती है? 4। लेकिन एग्जैक्टली ये होता नहीं है। देखिए होता ये है कि एटॉमिक मास हम किसे कहते हैं, उस पूरे एटम का मास, यानी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
हमें पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 into 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.678, या फिर अगर मान लीजिए इसको अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, लेकिन न्यूट्रॉन ओवरऑल थोड़ा सा ज्यादा होता है 10⁻27 ग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10⁻31। इस तरीके से ऐसे देखिए ग्राम में किलोग्राम होता है, और ये भी किलोग्राम होता है। ठीक है, एक तरीके से देखिए आपसे कहा जा रहा है, इसका मतलब कि 1 में क्या ऐड करना है 0.0001, तो आप अप्रोक्सीमेट इसको 1 नहीं लिखोगे ना। एटॉमिक मास की टोटल रिप्रेजेंटेशन है, और मास नंबर एग्जैक्टली क्या होता है, तो मास नंबर हमने पढ़ा है कि मास नंबर की वैल्यू किसके बराबर आती है, जिसने अगर पढ़ा हो तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये एग्जैक्टली नंबर का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एग्जैक्टली मास का रिप्रेजेंटेशन है नंबर की टर्म में। ठीक है, मास नंबर। अब क्या होता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत नेग्लिजिबल आता है, तो मास नंबर और एटॉमिक मास की वैल्यू सेम आती है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लो हमारे पास इसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, मास नंबर किससे रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 2 है, मास नंबर कितना है 4 है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने रहे होंगे 2 रहे होंगे। ठीक है, तो मास नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितने प्रेजेंट है उन सबका जितना मास का आप सम करोगे वो टोटल आपका एटॉमिक मास के बराबर रहेगा। तो मास नंबर की अगर बात करेंगे तो आप क्या करोगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उनको काउंट करके बता देना बस। अब इस केस में नंबर ऑफ मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, इसलिए एटॉमिक मास की वैल्यू मास नंबर के बराबर आती है। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम कैलकुलेशन सीखते हैं मोल्स का, कि मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमने ये पढ़ा कि मोलर मास किसको कहते हैं, तो एक मोल सब्सटेंस का मास जो होता है वो मोलर मास होता है। तो मान लेते हैं किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास हमारा m ग्राम के बराबर है। ठीक है, तो m ग्राम सब्सटेंस कितने के बराबर है, 1 मोल के बराबर है। ठीक है, यानी 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 1/m मोल के बराबर होगा। और अगर हमने w ग्राम ले लिया तो किसके बराबर आएगा, w/m मोल के बराबर आएगा। इसको आपने सिंपली रिप्रेजेंटेशन जिसमें थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो ये पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, या फिर ये पढ़ा होगा कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, और यही देखो मैंने यहाँ निकाला है W/, या फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, अब एक और चीज, नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, छोटे वाले n, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है, W/m, यानी गिवन मास अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में यानी n में मोलर मास का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो दोनों जगह देखो एक चीज आई है, दोनों जगह एक जगह मोलर मास डिवाइड हो रहा है, एक जगह मोलर मास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमें मोल से वेट निकालना हो, वेट कह लो या फिर गिवन मास निकालना हो, तो कैसे निकालोगे, तो मोल से वेट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, मोलर मास का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और वेट से मोल की तरफ जाना हो तो इसका मतलब हम मोलर मास से डिवाइड करते हैं।
सर ये W ग्राम से W/m मोल करा, फिर इसके बाद सर ये समझ में नहीं आया ये कैसे यूजफुल रहा। बेटा ऐसे ही यूजफुल रहा ना कि आपको मान लो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। मैंने सिंपल वो इक्वेशन क्या लगाई कि एक मोल का हमें पता है मास क्या होता है, मोलर मास के बराबर होता है, तो मैंने मान लिया मोलर मास m ग्राम के बराबर है। ठीक है, अब मुझसे क्वेश्चन सर पूछता है कि मान लो, हाँ जी बेटा, तो कंटिन्यू अगर, कंटिन्यू। हाँ मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। देखो अगर मुझसे कहता है कि W ग्राम में फिर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो मैंने उसके लिए इक्वेशन लगाई कि m ग्राम में 1 मोल है, इसका मतलब 1 ग्राम में कितना आएगा, 1/m मोल आएगा। दैट मीन्स W ग्राम अगर हम लेते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, तो W/m मोल्स आएंगे। यानी नंबर ऑफ मोल्स के लिए मेरे लिए फॉर्मूला बन गया कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएंगे, किसी भी गिवन वेट के लिए तो W/m मोल के बराबर आएंगे। तो वही मैंने फॉर्मूला लिखा है आपको। ओके चलिए बेटा, नोट कर लिया सबने पूरा? ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन लिखते हैं। कैलकुलेट number of moles of 196 gram of H2S। दूसरा, weight of 0.1 mole of NH3, yes, that is ammonia। चलिए फर्स्ट का 2 मोल, सेकेंड का 0.1 मोल ऑफ NH3 लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है 2 मोल और सेकेंड का आंसर है 1.7 ग्राम। चलिए, इसका हमने मोलर मास निकाला, कितना आएगा, 98 ग्राम।
तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या पड़ा, जितना गिवन वेट है डिवाइड बाय टोटल वेट, मतलब मोलर मास इक्वल टू। इसका मोलर मास आपका कितना है 17 ग्राम। हमने फिर से फॉर्मूला क्या है, n इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम। n कितना 0.1, w पता नहीं है, m की वैल्यू कितनी है 70, यानी वेट कितना है 1. सर मेरे NH2 का 16 ग्राम आ रहा है। NH3 है बेटा, 2 NH3 नहीं 3 है। ये सॉरी सर। चलिए अब आप इससे और डिटेल में जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में करेंगे, वेट वाले से रिलेटेड। अभी हम मोल में एक और पार्ट पे आते हैं, दैट इज नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे। तो एक चीज हमें एक और वैल्यू पता है कि 1 मोल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, Na पार्टिकल होते हैं, या फिर कह रहे Na एटम्स होते हैं या Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं कि एक मोल में Na पार्टिकल है, इसका मतलब 1 पार्टिकल में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, आंसर आएगा 1/Na के बराबर। अब मैं कहता हूँ n पार्टिकल्स में कितने नंबर ऑफ मोल आएंगे, दैट इज n/Na के बराबर। इसका मतलब ऐसे समझिएगा, मोल है, मोल से हमें दे रखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है, या फिर नंबर ऑफ एटम दे रखा है। ठीक है, जनरली ये दो आपको दिया होगा जो मैंने पार्टिकल लिख रखा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम की तरफ जाना है, तो नंबर ऑफ मोल का रिप्लेसमेंट किसके बराबर है समझिएगा। अगर हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ पार्टिकल दिया था, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या रहा है, जितने आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए हैं डिवाइड बाई Na के बराबर। ये आपका बेसिक फॉर्मूला हुआ। अब कन्वर्जन क्या है, अगर आपको मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम की तरफ जाना है, मतलब नंबर ऑफ मोल से हमें ये n चाहिए, तो Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाई Na। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम से मोल की तरफ जाना है, यानी इससे हमें ये चाहिए, तो Na से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए बेटा, नोट कर लिया सबने, आगे चले। अच्छा रिपीट कर दूं बेटा, आपको अगर कहा जाए, मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको रिपीट करता हूँ। Calculate total number of moles of CO2 number of moles of CO2 if 12.04
into 10 to the power 23 molecules are present in a container. ठीक है, इसका मतलब आपसे इंडायरेक्टली क्या कह रहा है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दिया उसने। ठीक है, हमें ये पता है कि एक मोल में टोटल मॉलिक्यूल कितने होते हैं या नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। हमसे कह रहा है आप ये बताओ कि 12.04 इंटू 10⁻23 अगर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब आपके पास कितने मोल CO2 प्रेजेंट है। हाफ। अच्छा बेटा, एक मोल में 6.02 है तो 12.04 कितने में होंगे, तो आधे में होंगे। 2 होंगे सर 2 बेटा। मोल होंगे। अब समझ में आ गया जिसका डाउट था कि क्या क्या, क्या मैंने लिखा था N/Na वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें कुछ एक क्वेश्चन, ये तो सिंपल थे। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपको इसमें ये बताना है, एक पार्ट तो मैंने ये पूछ लिया था, इसमें एक पार्ट और मैं ऐड करके अगर पूछता हूँ, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बताइए टोटल कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। वो जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट लिखा है बेटा, वहाँ ऑक्सीजन एटम लिख लेना। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए आपसे ये पूछा है कि जितने आपको मॉलिक्यूल दे रखे हैं, अगर सब में से मैं ऑक्सीजन निकाल लूं, गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर आपके पास ऑक्सीजन गैस लिखा होता तब आप किसकी बात करते हैं, O2 की। अगर नाइट्रोजन गैस लिखा होता तब किसकी बात करते हैं, N2 की। ओजोन गैस लिखा होता तो किसकी बात करते हैं, O3 की। अगर आपसे मेंशन किया स्पेसिफिकली कि ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या देखोगे, ऑक्सीजन एटम। अब ये बताओ एक CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। 2 सर 2। 2। हाँ 2 प्रेजेंट है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि आपको जितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हैं, आपको ये बताना है कि उन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम टोटल कितने हुए। तो एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 2। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखे हैं तो हर एक मॉलिक्यूल में 2 2 होगा, यानी टोटल नंबर जितना आपको मॉलिक्यूल दे रखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा समझ में आया मैंने क्या बताया। हाँ सर। नो सर। जिसको नहीं समझ में आया वो बोलो, अनम्यूट करके पूछो। नो सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। चलो मान लो अगर आपके पास 10 CO2 के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि आपके पास टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हैं 10 CO2 मॉलिक्यूल में, आप आंसर क्या बताओगे। 20। नहीं 20। देखो 10 CO2 है आपके पास में, ये बताओ एक CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम है। 2 2 ऑक्सीजन एटम है। 10 CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे। 20। अच्छा 50 CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे। 100। सिंपल। 12.04 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे। into 2। समझ में आ गया। यस सर।
बेटा और किसी को डाउट? बेटा कोई और ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? क्योंकि फिर मैं अगला क्वेश्चन मोल से रिलेटेड करके दूंगा, इसलिए इसी में पूछ लो। नहीं पूछना, चलिए ठीक है, क्वेश्चन लिखिए अगला। In 196 gram of H2SO4, calculate A part total number of molecule of H2SO4. B part total number of oxygen atom. C part total number of hydrogen atom. D part total number of atoms. अब 1 मिनट तक पहले सोचना समझना, फिर एक दो बार पढ़ लो क्वेश्चन को, फिर आंसर देना स्टार्ट करो। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 84.28 इंटू 10 की पावर। अच्छा डी पार्ट का आंसर है। चलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर है
कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, तो आंसर है 12.04 into 10 to the power 23। किसको डिस्कस करना है? किसका ऐसा जो नहीं आया और मुझे बताना है? अरे बोलो, अगर नहीं आया तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं, बताओ। अच्छा, सबका आ गया आंसर बेटा? मैं पूछता हूँ एक बार से। रुद्रांश, चलिए मेघना, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी, बताइए सेकंड पार्ट का आंसर बताइए। हेलो हाँ जी बेटा, सेकंड पार्ट का आंसर बताइए। सर 48.16 into 10 to the power 23। 48 यानी हाँ जी, ठीक है, चलिए सही आंसर है। उसके बाद एक लोग फिर और पूछते हैं। ये अक्षांश उपाध्याय, बेटा अक्षांश यही नाम है ना? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? चलिए कोई बात। दिवेश कुमार, यस सर। हाँ जी आप बताओ, थर्ड और फोर्थ पार्ट का आंसर बताओ। थर्ड का आई थिंक 24.08 into 10 to the power 23। लास्ट पार्ट का? लास्ट पार्ट total atoms equals to 84.28 into 10 to the power 23। सही आंसर है। देखिए टोटल एटम जैसे आपसे पूछा है ना बेटा, तो उसमें सारे एटम काउंट कर लो। हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम है। टोटल कितने हो गए एक मॉलिक्यूल में? एटम कितने हो गए? 7। ठीक है, हमारे पास पहले से H2SO4 कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे? 12.04 into 10 की पावर 23, यानी आंसर कितना आया? 84.98 into 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स। मैं हर एक का आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है? जिसको नोट करना हो कर लीजिएगा, नहीं करना हो तो पूछ लीजिएगा। यानी हमने कैसे किया? सबसे पहले मोल्स ऑफ H2SO4 निकाले। तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितने आए हमारे पास? 196 डिवाइड बाय 98, यानी कितना आया? 2 मोल। 2 मोल H2SO4 का मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हुए? दैट इज 2 into 6.02 into 10 to the power 23 molecule of H2SO4, ठीक है? That is 12.04 into 10 to the power 23 molecule of H2SO4। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा है। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने होते हैं? 4। अपने पास टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? 12.04, यानी इसका आंसर क्या आएगा? 4 into 12.04 into 10 to the power 23। एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो 2 into टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 12.04 into 10 to the power 23। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं मॉलिक्यूल में? 4 2 6 7। और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 12.04 into 10 to the power। चलिए जी बताइए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? लास्ट वाला सर ये समझ नहीं आया। बेटा टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करो, H2SO4 में कितने हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, सल्फर का 1 एटम है यस और सर। ऑक्सीजन के 4 एटम है। टोटल एटम कितने हुए? 7 एटम हुए। 7 हुए। तो आपसे यही क्वेश्चन में पूछा है कि आपसे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो हमें भी पता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 7 एटम है। यस सर। तो 12.04 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक सर, ठीक आ गया सर समझ। सर थैंक यू सर। चलिए ठीक है, अब थोड़ा एसटीपी एनटीपी का वॉल्यूम नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद मेन आपके गैसेस पार्ट, गैसेस स्टेट वाले पार्ट पे फिर उसके बाद हम स्विच करेंगे। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।